देश में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। वर्ष 1919 में आज ही के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के वक्त अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जिसके लिए यह प्रधानमंत्री मोदी ने आज जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनके साहस और बलिदान की प्रशंसा की। दरअसल साल 1919 में 13 अप्रैल के ही दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन उस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिसके चलते ही अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने सभा में उपस्थित हजारों लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, जिसमें न जाने कितने मासूम लोग शहीद हो गए थे, जिस वजह से ही हमारे देश के इतिहास के पन्नों में आज का दिन जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में दर्ज है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आपका साहस, बलिदान और वीरता हर भारतीय को मजबूती देते हैं। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण के मतदान होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दम दिखाते हुए नजर आ रही हैं। जिस बीच ही गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनावी रैली को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों ने मिलकर गोरखाओं के साथ सालों तक अन्याय किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 4 चरण के मतदान पूर्ण हो चुके हैं, तो वहीं अब 5वें चरण के मतदान के लिए राजनीतिक गर्माहट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ही सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार प्रसार को कर रही हैं। जिस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनावी रैली को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी तीनों मिलकर गोरखाओं को सालों तक अन्याय करते आ रहे हैं और साथ ही जनता को यह विश्वास दिलाते हुए नजर आए कि यदि बंगाल में भाजपा आती है तो भाजपा अपनी नीतियों से बंगाल को सोनार बंगला जरूर बनाएगी और साथ ही पूरे विश्वास के साथ यह कहते हुए भी नजर आए कि जिस हिसाब से टीएमसी के हालात नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार के चुनाव में टीएमसी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और साथ ही बंगाल से हिंसा, उत्पीड़न की समस्याएं भी कोसों दूर हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर चुनाव प्रचार करने के लिए 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते ममता बनर्जी आज 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की निंदा करते हुए गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठ गई हैं, तो वहीं इसी के साथ चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के साथ साथ बीजेपी के राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लगाया है, जिसके चलते बीजेपी नेता राहुल सिन्हा 2 दिन तक किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और राहुल सिन्हा दोनों लोगों द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों के चुनाव प्रचार कुछ समय के लिए बैन लगाया है। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की जा रही कार्रवाई से नाराज होकर अब टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर पार्टी के नेता आयोग को जमकर कोस रहे हैं और साथ ही इसके लिए टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, यह हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन है और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को आयोग का एक तरफा रवैया बताया। पश्चिम बंगाल के चुनावों में जहां लगातार सियासी गर्माहट बनी हुई है, इसी के साथ चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर सीआरपीएफ जवानों और अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ
कार्रवाई की है, जिसे लेकर अब टीएमसी में हड़कंप मच गया है। पहले तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन अब पार्टी के अन्य नेताओं ने भी आयोग पर हमला बोल दिया है, जिसके चलते टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं से समझौता किया गया है। हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमेशा से ही संदेह था, लेकिन उसने जो भी दिखाया आज सबके सामने आ गया है। इसी के साथ नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर चुनाव अधिकारियों के शीतलकुची घटना पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी की शिकायत की है और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को एक तरफा घोषित कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में बीते 24 घंटे के अंदर 13,500 मामले दर्ज किए गए हैं, जिस पर उन्होंने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाए और साथ ही उन्होंने लोगों से भी कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर कहा कि इस बार की लहर में युवा और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक बाहर ना निकलें और अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए कोई और तरीका भी ढूंढा जा सकता है, जैसे कि या तो परीक्षाएं ऑनलाइन की जाएं या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सीबीएसई की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 6 लाख है, जिनमें से 1 लाख टीचर्स भी शामिल हैं और साथ ही बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए अगर परीक्षाएं कराई जाती हैं तो यह गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती हैं, जिस वजह से मैं केंद्र से अपील करता हूं कि सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल करना जरूरी है। पूरे देश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना अपने पांव पसारते नजर आ रहा है, जिसके चलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी निवास से ही मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ कोरोना संक्रमण पर वर्चुअल वार्तालाप की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्री कोरोना संक्रमण से खुद को बचाते हुए जनता को भी बचाने के लिए जुटे और साथ ही उन्होंने वर्चुअल माध्यम से ही मंत्री और जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए विभागीय कार्य के लोगों को कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए इस वर्चुअल संबंध में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, विधान परिषद सदस्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही मुख्य सचिव आर.के. तिवारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें कोरोना संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में समाज के हर वर्ग और तबके का सहयोग मिलना आवश्यक है और साथ ही प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को लेकर बेहतर प्रबंधन और व्यापक टीकाकरण के माध्यम से हम जरूर ही इस लड़ाई को जीतेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पूरी सख्ती के साथ कोरोना दिशा निर्देशों का पालन किए जाने के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी उपयुक्त लोग इसका ध्यान रखें और लोगों से सख्ती के साथ कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाए। इस दौरान अधिकारियों ने भी कोरोना संक्रमण से जुड़ी जानकारियां और अपने कुछ विचार मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज ने बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाया था। उसे अब सीएम योगी ने उप लोकायुक्त नियुक्त किया है, जिसके लिए रिटायर्ड जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त के पद की शपथ लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने दिलाई। बाबरी मस्जिद केस का फैसला देने वाले रिटायर्ड जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को सीएम योगी ने लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया है, जिसके लिए उन्होंने लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा की उपस्थिति में
अपनी शपथ ग्रहण करी। आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार यादव ने सीबीआई कोर्ट के जज रहते हुए बाबरी केस में लाल कृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह जैसे दिग्गजों को बरी कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने 30 सितंबर 2020 को इस मामले में अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 2 उप लोकायुक्त पहले से ही कार्यरत हैं, जिसके बाद अब सुरेंद्र कुमार यादव को यूपी के तीसरे उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उन्होंने सोमवार को शपथ लेकर अपना पदभार संभाला है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर दिन पर दिन भयानक होती जा रही है, जिसके चलते संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। जिस बीच बीते 24 घंटे के भीतर 1.62 लाख नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं संक्रमण के चलते 879 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से दिन पर दिन बेकाबू होता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल मामलों में कुछ मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते बीते 24 घंटे के भीतर 1.62 लाख मरीज मिलने के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,36,89,453 के पार पहुंच गई है। तो वहीं बीते 24 घंटे के भीतर 879 लोगों की जान जाने के बाद देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,71,058 हो गई है। तो वहीं इसी के साथ इस महामारी को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 1,22,53,697 पहुंच गई है। इसी के साथ देश में फिलहाल 12,64,698 सक्रिय मामले सामने आए हैं। आईपीएल का तीसरा मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के 26 साल के कप्तान संजू सैमसन ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करते हुए एक योद्धा की तरह मैदान में डटकर दिखाया, जिसके चलते उन्होंने अपने बल्ले के दम से गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। लेकिन राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत हासिल करने में 4 रन दूर रह गई, जिससे संजू सैमसन के हाथ सिर्फ निराशा लगी। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 4 रनों से पंजाब किंग्स से हार गए। लेकिन इस हार के बावजूद भी हर कोई संजू सैमसन की जमकर तारीफ कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने बल्ले के दम पर सभी गेंदबाजों की छुट्टी कर दी और राजस्थान रॉयल्स को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया। हालांकि मैच के बाद संजू निराश तो नजर आए और साथ ही जब उनसे मैच के बाद बातचीत की गई तो उस दौरान उनके पास कुछ भी बयां करने के लिए शब्द नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वह हर हाल में अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें विश्वास था कि आखिरी बॉल पर जीत के लिए वह 6 रन जरूर बना लेंगे, लेकिन अंत में उनके हाथ निराशा लगी। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से नागरिकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। जिस बीच ही म्यांमार की सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसक कार्रवाई में अब तक करीब 701 लोगों को मारा जा चुका है, तो वहीं 3100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बावजूद इसके म्यांमार के नागरिक अभी भी सड़कों पर तख्तापलट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद से सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते ही अब तक करीब 701 प्रदर्शनकारी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं सेना ने 3100 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, जिसके लिए राजनीतिक कैदियों के लिए सहायता संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में सुरक्षा बलों ने नागरिकों के अधिकारों पर खुला हस्तक्षेप किया, वहां के लोग सबसे ज्यादा हताहत हुए हैं। इसी के साथ संगठन ने मारे गए लोगों के आंकड़े भी जारी किए। वहीं आपको बता दें, म्यांमार में सेना द्वारा की जा रही हिंसक कार्रवाई को लेकर हाल ही में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भी अपना एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था रूस और चीन मिलकर
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कदम उठाने नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बताया था कि चीन म्यांमार को हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इन हालातों में वह इससे मुकर रहा है, जिस वजह से समाधान निकालना मुश्किल नजर आ रहा है।